अगर मैं बोलूँ तो इसकी रूट्स इंडिया में है। राम मोआ इसको बेसिकली बोलते हैं इसलिए कि इसमें लास्ट में तीर मारना पड़ता है। ये अपने ही इंडिया में लोगों को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। आपकी रिस्पेक्ट जो ओपोनेंट के लिए है वो पहले, लोगों को अब मालूम पड़ रहा है कि मुay थाई क्या है। अभी तक तो मुay थाई को कहीं भी एफिलेट नहीं किया है। इंडिया में सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे तो उनका बाकी स्पोर्ट्स से कैसे ध्यान रहेगा। वो तक फाइट देख के जब हमारे प्लेयर को डिसीजन विन दे रहे हैं तो आप कौन होते हो बोलने वाले यार। देखिए उन लड़कियों पर अटैक कर रहे हैं। आप सोचो मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो मेरी स्टेटमेंट भी नहीं ली पुलिस ने कि मेरे से रिंग में फाइट नहीं कर पाया। तुम रिंग में आओ ना, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। मेरे को मेरे देश के लिए मेडल लेके आना है। नमस्ते भारत, मैं गोपाल शर्मा, मेरे साथ क्षितिज शर्मा। दोबारा से हम लोग एक नए पॉडकास्ट के साथ एक नई थीम, एक नई सोच और एक नई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए इन इंडियन स्पोर्ट्स। इस पॉडकास्ट में विदाउट स्किप आपको जानने का मौका मिलेगा कि कैसे एक एथलीट अपनी पूरी लाइफ जर्नी एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स को देता है, अचीवमेंट्स लाता है एंड उसके बाद में उसको कुछ देखने को नहीं मिल रहा। उसको जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी इंडिया गवर्नमेंट से, अपनी स्टेट गवर्नमेंट से, अपनी फेडरेशन से, 0/0 उसको रिजल्ट मिल रहा है आज के टाइम पे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम उसको हिडन टैलेंट बोलते हैं। रीज़न क्योंकि सामने से बच्चा एक जो प्लेयर है वो अपना 110% दे रहा है, मेडल लाने में अपना शरीर तोड़वा रहा है, फिजिकली फिट हो रहा है और मेंटेन कर रहा है सारी चीज़ों को, डेकोरम को, बट रिवर्स में उसको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। तो इस वजह से उसका मोरल डाउन जो हो रहा है ना, वो आज आपको देखने को मिलेगा हमारे इस पॉडकास्ट में। दूसरी चीज़ ये भी पता चलेगी कि जो जिनसे आज हम मिलने वाले हैं उनका जो स्पोर्ट्स है वो कैसे हमारे वैदिक पुराणों से भी मेल खाता है, जैसे कि रामायण और महाभारत से भी लिंक करता हो गया। तो चलिए जानते हैं, उन्हीं से ही मिलते हैं, मोहित वर्मा से। थैंक यू सो मच मोहित, आपका स्पोर्ट्स बुक में स्वागत है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपके बारे में जानने के लिए। इट्स ऑल अप टू यू। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं 9 साल का था। तो मेरे पापा को उस टाइम पे मूवीज़ का, स्पेशली ब्रूस ली की मूवीज़ का बहुत शौक था। तो उस टाइम पे टीवी पे तो नहीं, ऐसे DVDs ला रखी थी। तो रोज़ का मेरा हो गया था कि जिस दिन भी छुट्टी है मैं ब्रूस ली की मूवीज़ देखता रहता था। अच्छा। तो काफ़ी इंस्पायर्ड फील करता था। एक वो एक्टर से ज़्यादा हो गया था मेरे लिए। तो फिर मेरा इंटरेस्ट जगा कि यार ये चीज़ क्या है, मेरे को सीखनी है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कुंग फू होता है। फिर मालूम पड़ा ब्रूस ली ने अपना ही फॉर्मेट बनाया, उसको जीत कोंडो बोलते हैं। तो उस पर रिसर्च करी। फिर इसी दौरान 3-4 महीने बाद मेरे स्कूल में एक हॉबी क्लासेस लगी। बोला कि टाइकोंडो क्लासेस होगी, ये सॉर्ट ऑफ मार्शल आर्ट। मेरे को पता नहीं था क्या होता है। तो जो ज्वाइन करना चाहे वो आ जाए। तो मैं गया, बहुत सुबह थी, 5 बजे आसपास। तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा स्कूल में। हाँ, जनरली उठा भी नहीं जाता फर्स्ट टाइम में। तो मैं जब एंटर किया तो मेरे को कोई रिचुअल कुछ भी नहीं पता था कि कैसे बो डाउन करना होता है अपने मास्टर को। मैंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मेरे को बोला सीधा ये जो बच्चे कर रहे हैं इनके साथ लग जाओ। तो उस टाइम पे वो फ्रंट किक कर रहे थे, स्ट्रेट लेग अप करते हैं ना। तो स्कूल में ही था? हाँ, ये स्कूल में ही था। तो वो मैं भी करने लगा। फिर मेरे कोच ने, वो जो थे मेरे सर, उन्होंने मेरे को देखा, बोला कि तो ऑलरेडी कहीं पे सीखता है। और जबकि ऐसा कोई हिस्ट्री थी नहीं मेरी। मैंने कहा नहीं सर, मैं कहीं नहीं करा कभी। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे एंड हो गई। फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करवाई। स्ट्रेचिंग खुलवाता है, फर्स्ट क्लास में हो रहा है ये सब। अच्छा। तो उनने स्ट्रेचिंग जब खुलवाई तो वो मेरी जो साथ में जो 8-9 जने थे उनके कंपेयर बहुत ज़्यादा था। तो उनने इस बार मेरे को कंफर्म किया, नहीं तू कहीं पे करता, तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, या तो तू टैलेंटेड है, पॉसिबली हो सकता है, मेरे को क्या पता, मैं 9-10 साल का था। तो वहाँ से उनने मेरे को, मतलब 1 वीक बाद ही एक टूर्नामेंट आता है, CBSE टूर्नामेंट, जोनल्स। तो उसमें मेरे को लेके गए सर। मेरे को कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ मेरे को पता था कैसे क्या वो कमांड्स देते हैं, कैसे किक उठानी है। हाँ, बस एक सिंगल किक आती थी मेरे को, ग्राउंड किक आती थी बस। तो वहाँ फाइट करी, ऑब्वियसली हार गया, पर 2 पॉइंट मार्जिन से हारा मैं। और मेरे साथ वाले थे वो शायद तक नॉकआउट हुए सारे। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से मेरे को सर ने बोला कि तेरे से मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा, तू अकेडमी आ, तेरे में टैलेंट है, तेरे को मैं सिखाऊंगा, मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो वहाँ से मैंने फिर वो अकेडमी ज्वाइन करी, शाम को जाने लगा रेगुलर। उसके बाद 2 महीने बाद एक और टूर्नामेंट आता है। अच्छा। उसके अंदर मेरा आता है गोल्ड। अच्छा। मतलब ये किस टाइप का था? जोनल था? नहीं, ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट था। अच्छा, इनविटेशन काइंड ऑफ। हाँ, ये लोकल लेवल्स पे था। तो उस पर मेरा गोल्ड आया। फिर यहाँ से स्ट्रीक चलती है कि मेरा 5-6 मेडल कंटिन्यू आते हैं, गोल्ड ही आते हैं। फिर इसके बाद मैं टाइकोंडो में फिर मैं ऑफिशियल पे पहुँचा। धीरे एक ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट खेला मैंने, मेरा उसमें भी गोल्ड आया। फिर मैंने बेल्ट टेस्ट दिया। उस टाइम पे मेरे को ऑरेंज बेल्ट दी गई थी। अब तो ऐसा होता नहीं, अब येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक ऐसे चलता है। उस टाइम पे मेरे को ऑरेंज बेल्ट दी। फिर 4 महीने होते होते जो एनुअल ब्लैक बेल्ट टेस्ट होता था हमारी अकेडमी में, वो टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ। तो उनने मेरे पापा को भी बोला कि इसको भी दिलवाओ, ये अच्छा करता है।
तो पापा भी यही बोले कि अभी तो इसने 4 महीने पहले ज्वाइन किया है, अभी आप इसको ब्लैक बेल्ट टेस्ट दिलवा रहे हो। तो बोला नहीं, अगर जो अच्छा करता है उसको हम स्किप करवा सकते हैं बेल्ट्स। तो जो सर आए थे टेस्ट लेने, पंजाब से आए थे वो, तो उनने बोला कि करा के देखते हैं, हम अगर करेगा तो हम डेफिनेटली इसको देंगे। तो हफ्ते भर उन्होंने मेरी ट्रेनिंग करी, मेरे को ऑब्जर्व किया, उसके बाद मेरे को ब्लैक बेल्ट दी। अच्छा। उसी के जस्ट बाद मेरा एक टूर्नामेंट होता है, ओपन इंटरनेशनल खिलवाया सर ने, नेपाल में हुआ, काठमांडू, उसमें भी मेरा गोल्ड आ गया। अच्छा, कांग्रेस। तो यहाँ तक जब मैं पहुँचा तो उसके बाद मेरे घर वालों को भी लगा नहीं इसमें इंटरेस्ट है इस चीज़ को लेके, और काफ़ी जल्दी कैच कर रहा है। मेरे सर को भी यही लगा, मेरे जो मेट्स थे सबको यही लगा। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद साथ के साथ मेरे को नेक्स्ट ईयर सर ने मुay थाई इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा। हाँ, इसके बारे में इंडिया में किसी को पता नहीं था ज़्यादा उस टाइम पे भी नहीं, और आज भी मेरे हिसाब से बाकी स्पोर्ट्स के कंपैरिजन थोड़ा कम ही पता है या नहीं पता है। तो आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा? हाँ, तो मुay थाई बेसिकली थाईलैंड का नेशनल स्पोर्ट है। अच्छा। और ये वहाँ पे बुर्मीज़ एम्पायर मतलब म्यांमार के साइड से पहुँचा है। और अगर मैं बोलूँ तो इसके रूट्स इंडिया में हैं। अच्छा, हाउ? इसके जो हिस्टोरिकल एविडेंस आते हैं वो आते हैं रामायण काल से। ओह। जो भी मूव्स के नाम है इसमें, जो भी मूव्स के नाम है वो अपने हिंदू गॉड्स के नाम के ऊपर है। जैसे हनुमान वैकमेक, ये एक मूव है, वाइक्रू में होता है। तो ये हनुमान वैकमेक का है। एक जो सबसे मेन रिचुअल है, जैसे राम मोय बोलते हैं उसको। बेसिकली राम मोय होता है कि रिस्पेक्ट टू आवर कोच बिफोर फाइट। अच्छा। हाँ, तो जैसे बाकी स्पोर्ट्स में, जैसे टाइकोंडो में पुमसे हुआ सेकेंड आर्ट, कराटे में काता है, वूशू में ताउले, वैसे ही मुay थाई में वही वाइक्रो होता है। अच्छा। हाँ, तो ये फाइट से पहले आप करते हो तो इसको एक पॉइंट भी ऐड होता है। तो और कई जगह ये कंपलसरी होता है करना। तो ये fight से कैसे किया जाता है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? पहले। ये एक तरह से वॉर डांस होता है। अच्छा। हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ वॉर डांस। तो इसमें आपको रिंग के सेंटर में जाना होता है, चारों कॉर्नर्स पे रे करना होता है, फिर चारों जो जजेस बैठे होते हैं उनको रे करना होता है, और फिर एक लास्ट मास्टर को रे करना होता है। लेकिन इसमें जो एक मेन चीज़ जो आती है, जो मैं अपने ट्रेडिशन से, अपने हेरिटेज से जोड़ता हूँ, वो ये है कि राम मोय इसको बेसिकली बोलते हैं इसलिए कि इसमें लास्ट में तीर मारना पड़ता है। अच्छा। 3 बार अपने को ओपोनेंट की साइड पे तीर मारना पड़ता है। तो ऐसे इट्स लाइक ओरिजिनल तीर या फिर जस्ट एक्शन होता है? नहीं, एक्शन होता है। लेकिन उस चीज़ का प्रमाण कहाँ से आ रहा है ये? जब वो इस चीज़ को स्टार्ट भी करते हैं तो रिंग के अंदर एंटर करते हैं तो उनके गले में माला रहती है। हाँ, माला वाला कल्चर तो आई थिंक इंडिया का ही है। माला तो ये कल्चर कहाँ से आ रहा है? पर ये अपने ही इंडिया में लोगों को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। जो एंशियंट टाइम की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो म्यांमार उस टाइम अपना एम्पायर ऑलमोस्ट एक ही होता था। ये जो कल्चर यहीं से गया, सारा बुद्धिस्ट कल्चर था, उन्हीं को ही लोगों ने फॉलो किया। और इसमें एक प्रमाण गणेश जी का भी आता है। अच्छा, कैसे? अगर आपने गणेश जी की कोई फोटोज़ देखी हो जिसमें उनके दूसरा रूप है जिसमें बहुत सारे हाथ है उनके, उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो एक गार्लैंड टाइप का हाथ में होता है, उसको हम माथे पे पहनते हैं, मोनकॉन बोलते हैं उसको। अच्छा। एक मोनकॉन होता है और एक हाथ में प्राजर्ड्स होते हैं। और प्राजर्ड्स बोलते हैं कि पहले के लोग वॉर से जाने से पहले गुड लक के लिए लेके जाते थे, और ये स्पेशली बनता है अपने किसी घर वालों के किसी कपड़े से एज अ गुड लक। अच्छा। कोई रॉ क्लॉथ होता है kind ना। of। हाँ, अब तो ये चीज़ चेंज हो गई है, काफ़ी फैंसी हो गया है। नहीं तो पहले के टाइम में ये था कि सिर्फ एक, जैसे घर पे अपनी माँ का कोई कपड़ा हो, अपने पिताजी का कोई कपड़ा हो, उसको हाथ पे बांध लेते थे एज अ गुड लक कि ये इसकी रक्षा करेगा। तो वही चीज़ अभी भी चलती आ रही है, बस थोड़ा मॉडर्न फॉर्म में हो गया है। लेकिन ये फाइट में कंपलसरी होता है। अच्छा। पर अपन प्राइवेट लीग्स जो होती है उसमें कंपलसरी एज सच नहीं है अब, पर पहनना है तो पहनना है, मतलब पॉइंट मिलता है। अच्छा। और यही जो चीज़ है ये इसको बाकी कॉम्बैट स्पोर्ट से बहुत अलग बनाती है। अच्छा। क्योंकि बॉक्सिंग में देख लो और वूशू में देख लो, किक बॉक्सिंग में देख लो, इतने कोई खास रिचुअल्स नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे आपको रिंग में चढ़ने से पहले रिंग को वाई करना है, अपने कोचेस को करना है, इवन अपने प्लेयर को करना है। लाइक अपोनेंट को। हाँ, ओपोनेंट को भी। तो इस गेम में सबसे बड़ी चीज़ तो ये रिस्पेक्ट सीखी जाती है। हमारे स्पोर्ट में ये है कि जैसे आपने यूएफसी में या कोई भी प्राइवेट लीग्स होती है उसमें देखा हो, जो फेस ऑफ होते हैं तो बहुत ज़्यादा एरोगेंस आ जाता है, धक्का मुक्की चालू हो जाती है, गाली गलोच होता है। पर हमारे में अगर ऐसा कर दिया ना आपने तो आप स्ट्रेट डिस्क्वालीफाई हो। अच्छा। आपकी रिस्पेक्ट जो ओपोनेंट के लिए है वो पहले है। अच्छा। ये सब चीज़ बाद में है। सेकेंडरी जो सिर्फ फाइट है वो फाइट तक सीमित है। हाँ, इवन रिंग में आपने अगर कोई ऐसा मूव कर दिया तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा। सो अभी मुay थाई की करंट सिचुएशन इन इंडिया कैसी है? पहले से ज़्यादा है, मैं ये कहूँगा। अब लोग अवेयर हैं। पहले जब हम मुay थाई टर्म यूज़ करते थे किसी के सामने तो वो ये समझ भी नहीं पाता था कि क्या है। लेकिन अब जब जैसे चैम्पियनशिप चली है, वन चैम्पियनशिप जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लाया है वर्ल्ड स्टेज पे, तो अब लोग जानते हैं।
जैसे अभी रिसेंटली मैं केरला में था, मैं ऐसे कोई साइट सीइंग पे गया हुआ था, वहाँ पे मेरे शॉर्ट्स, मैंने मुay थाई शॉर्ट्स में था, तो मुay थाई शॉर्ट्स में एक बंदे ने मेरे को देख के अप्रोच किया कि भाई ये मुay थाई खेलते हो क्या आप? और मैं खुद शौक था, मैंने इतने सालों में कभी किसी ने आगे से नहीं पूछा है। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोला आपकी शॉर्ट्स देख के। तो मतलब लोगों में अवेयरनेस आ रही है चीज़। और ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ 2-3 बार और भी हुआ। तो लोगों को अब मालूम पड़ रहा है कि मुay थाई क्या है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पे खेला जा रहा है वाला स्पोर्ट्स? जैसे कि अगर रेसलिंग देखे तो ज़्यादातर हरियाणा पंजाब साइड में खेला जा रहा है, पर मुay थाई अगर इंडिया के बेस ओरिजिन निकाल, मतलब मेजॉरिटी अभी प्लेयर्स की कहाँ से आ रही है? मेजॉरिटी प्लेयर्स अभी आते हैं नॉर्थ ईस्ट से। अच्छा, मुay थाई को काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, और वहाँ के लोग जो है वो ऑलरेडी इस फील्ड में रह चुके हैं। कहने का मतलब मार्शल आर्ट्स की फील्ड में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास। एक एग्रीकल्चर है, दूसरा या तो कोई स्पोर्ट पकड़ लो, और सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ पे लोगों को एनकरेज करती है करने के लिए कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत सपोर्टिव है, स्टेट गवर्नमेंट। पर अगर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मुay थाई को क्या सिचुएशन रखी हुई है अभी, कि मतलब साई से क्या चीज़ें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, कुछ है ऐसा? अभी तक तो मुay थाई को कहीं भी एफिलेट नहीं किया है। मेन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से अप्रूव्ड ही नहीं है, जबकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, एशिया ओलंपिक कमेटी से ये हर जगह अप्रूव्ड है। इवन अच्छा, मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन आपके हिसाब से आप बता रहे हो कि है? हाँ है, बट अभी इंडिया में नहीं दे रहे रिकॉग्नाइजेशन। इंडिया में अभी तक रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा क्यों? कोई पर्टिकुलर रीज़न तो मेरे को पता नहीं। मेरे हिसाब से तो यही है कि अवेयरनेस, लोगों तक ये चीज़ ही नहीं पहुँचती। अच्छा, तो आपके हिसाब से अवेयरनेस कैसे पहुँचेंगे ये लोगों तक? इस चीज़ को बड़े स्टेज पे लेके आओ, लोगों को बताओ, कैसे मालूम पड़ेगा? आज मैं बता रहा हूँ मुay थाई यहाँ पे इस पॉडकास्ट के थ्रू, पर ये बाकी लोगों को पता कैसे चलेगा? आज जो बंदा बॉक्सिंग कर रहा है उसको मुay थाई से क्या लेना देना? आज सब जने अगर इंडिया में सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे तो उनका बाकी स्पोर्ट्स से कैसे ध्यान रहेगा? सिर्फ मीडिया ही कवरेज अगर सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का करती है तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा? बात बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अभी आपने बताया था कि मुay थाई के रूट्स हमारे इंडिया से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो इट मीन्स ये हमारा ट्रेडिशनल गेम होना चाहिए, तो इट मीन्स कि अवेयरनेस कहीं नहीं है। हाँ, तो हमारे जो इंडिया के ऑब्वियसली फेडरेशन का कोई प्रेसिडेंट होगा, फेडरेशन की कोई बॉडी भी होगी, तो वो लोग, उन लोगों ने कभी ट्राई नहीं करा इसको ये बताने के लिए कि भाई इंडिया के अंदर ये जो मुay थाई है ये इंडिया ओरिजिनेटेड है, इसको रिकॉग्नाइजेशन दो? ऐसा कुछ वो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो मोदी जी भी अब ट्रेडिशनल गेम को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कोशिश हम अपने स्तर पे पूरा करते हैं। जैसे मेरे जो कोच हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है, ट्राई करते हैं, पर वो इतना हाइप नहीं मिल पाती उस चीज़ को। वो टूर्नामेंट में ध्यान दे या फिर इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। बिल्कुल, मीडिया कवरेज पे ध्यान देना चाहिए, ये मैं खुद पर्सनली सजेस्ट करूँगा सबको। क्योंकि आज के टाइम पे जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपको मालूम पड़ेगा, अगर आप देखोगे जब भी तो उस चीज़ समझोगे। आज से 4-5 साल पहले, 8-9 साल पहले कौन जानता था यूएफसी को? मिक्स मार्शल आर्ट का किसी ने टर्म भी नहीं सुना था। लेकिन आज हर कोई मार्शल आर्ट्स के नाम पे, पहले जैसे कराटे था, भाई कराटे करते हो गया, जूडो करते हो गया, बिल्कुल, आज वो यूएफसी पे आ गया, एमएमए करते हो गया। मुay थाई का टर्म कहीं नहीं आ रहा। हाँ, हमने जैसे कि फर्स्ट राजेंद्र मीना जी का भी लिया था, उन्हें भी जब हमारे स्पोर्ट्स बुक पे उनकी पूरी लाइफ स्टोरी डली थी तभी लोगों को पता चला कि अच्छा जी ये कि राजेंद्र सिंह मीना ऐसा थे, इनका ये बैकग्राउंड था, उन्होंने 1 चैंपियनशिप जीती है, उन्होंने SFL जीता है। आज के टाइम पे वो लाइक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे एज लाइक जर्नल ड्यूटी में। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, क्योंकि ये राजेंद्र मीना वाली चीज़, जैसे मैं तो स्पोर्ट में बहुत टाइम से हूँ, तो जितने भी प्लेयर्स हैं मैं जानता हूँ, लेकिन आयरनी ये इन प्लेयर को भी मैंने आपके पॉडकास्ट के थ्रू जाना। मैंने कहा ऐसा भी कोई है इंडिया में जो 1 चैंपियनशिप तक गया है और वहाँ पे जीता भी है। तो यही चीज़ तो है। जैसे मेरे को खुद को इस फील्ड में होने के बाद ये चीज़ इतना लेट मालूम पड़ रही, तो ये आम आदमी तक तो कैसे पहुँचेगी? करेक्ट। तो कहीं ना कहीं मीडिया का रोल है, आना चाहिए। नहीं भी है तो आना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसकी रूट्स इंडिया से लगती है। जैसे अपना ट्रेडिशनल आर्ट, अपने इंडिया का मार्शल आर्ट के बारे में किसी को पता भी नहीं शायद। कलारीपयट्टू है जो केरला से ओरिजिनेटेड है, वहीं से मानते हैं, साउथ इंडिया से। और उसको बोलते हैं मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स भी बोलते हैं। तो अगर आप उसकी हिस्ट्री चेक करोगे तो एक मुष्टि युद्ध भी आता है उसमें, जिसमें सिर्फ पंचेस का यूज होता था, और ये महाभारत काल से ही चलता हुआ आ रहा है। अच्छा। तो मुष्टि युद्ध जो है ये इसके एंसेस्टर आर्ट्स में अगर आप देखोगे तो नीचे मुay बोरान आता है। मुay थाई जो टर्म है ये अभी आया है, इससे पहले मुay बोरान था। मुay बोरान में मतलब थोड़ा सा इसका एडवांस फॉर्म ये था कि उसमें हेड बर्ड्स भी अलाउड थे, मतलब आर्ट ऑफ 9 लिम्स हो गया था उसमें। हेड से मारना भी अलाउड था, हर तरीके से मारना अलाउड था, और वेपन्स भी आ जाते थे। तो ये चीज़ पहले थी, लेकिन इसको बाद में एक कंपाइल करके एक फॉर्म बनाया मुay थाई, जिसमें गिराने के बाद आप नहीं मार सकते, क्लिंचिंग टेक्निक से वेपन आप यूज़ नहीं कर सकते। वेपन कैसे यूज़ कर सकते मतलब?
क्राबो करके एक आर्ट होता है, वेपन्स यूज होते थे इसमें, जैसे स्वॉर्ड चलाना, भाले चलाना। तो जैसे इंडिया में अभी अदर मार्शल आर्ट्स के अंदर कुछ म्यूजिकल फॉर्म टाइप ऑफ चीज़ चलती है, लाइक वेपन्स को आर्ट के थ्रू दिखाते हैं, तो सेम वे प्रोसेस आप बता रहे हो, जैसे नंचाक हो गया और लाठी हो गया, तलवार ये सब का मेरे को इतना पता नहीं है, पर लेकिन जो पर्टिकुलर चीज़ है वो स्वॉर्ड फाइटिंग तो है। अच्छा। और इसके अभी भी जैसे थाईलैंड का नेशनल स्पोर्ट है, तो वहाँ जब भी कोई मुay थाई से रिलेटेड इवेंट होता है तो उसमें इस चीज़ को पर्टिकुलरली दिखाया जाता है। और इसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। कॉम्पिटिशन्स ऐसे मेडल स्पोर्ट पे नहीं, पर एक फन वे में, एक लर्निंग वे में, एक नॉलेज के वे में होता है। ओके, सो अभी लाइक हम लोगों ने लाइक मुay थाई के बारे में आज जाना तो है, और इसमें मुझे जहाँ तक लगता है क्षितिज की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है अगर मुay थाई को किसी को जानना है। बिकॉज हमारे पॉडकास्ट के थ्रू शायद अभी पता लगेगा कि मुay थाई की कहीं ना कहीं रूट्स इंडिया से जुड़ते हैं, रामायण महाभारत से जुड़ रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि कुछ एक जो मुक्के वाली गेम है जो महाभारत में खेली गई थी, तो आई थिंक मुक्के वाली गेम तो हम लोग आज भी खेलते हैं, जिसको बॉक्सिंग बोलते हैं। हाँ, तो एट द एंड वो भी शायद आई थिंक लिंक हो रही है, एज पर यू वो भी लिंक हो रही है हमारे इंडिया से ट्रेडिशनल गेम से। क्योंकि कुछ लोगों ने इस चीज़ का थ्योरी दी है, कोई प्रूफ तो नहीं दिया, क्योंकि बॉक्सिंग का ओरिजिन ये लोग ग्रीक से मानते हैं कि बिल्कुल उस जो ओलंपिया था वहाँ पे इस चीज़ को खेला जाता था, वहाँ से आते हैं कि एंशिएंट प्रूफ तो वहाँ के हैं। अच्छा। पर जो मुष्टि युद्ध है वो तो और एडवांस, वो तो और ज़्यादा डेटेड बैक है। महाभारत तो कितना पहले हुआ था, उस टाइम से अगर उस चीज़ के प्रमाण चलते हुए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ जुड़ती है। मतलब कहीं ना कहीं लिंक्स हैं। हाँ है, बट अगर प्रूवन कॉन्सेप्ट में बात करें तो ग्रीक तो है ही है, वो तो लाइक डॉक्यूमेंटेड है। हाँ ठीक है। सो ये जो अभी आपने मुay थाई के बारे में बताया और पूरा प्रॉपर, अब आई थिंक हमें अब ये जानना चाहिए कि आपने एज अ लाइक मोहित ने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं, किस तरीके से आपने मुay थाई को वर्ल्ड लेवल पे लाइक एज अ इंडियन प्लेयर वर्ल्ड लेवल पे इंट्रोड्यूस करा है, और इंटरनेशनली इंडिया के क्या वैल्यू है मुay थाई में। कहीं ना कहीं ये भी पता लगाया था कि आप इंडिया से कहीं ना फर्स्ट हो जिसने वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स में आई थिंक आपने सिल्वर मेडल लिया था। तो मेरी जर्नी स्टार्ट, मैंने जैसे बताया, मैंने स्टार्ट टाइकोंडो के किया था। नेक्स्ट ईयर मेरे को इंट्रोड्यूस किया मुay थाई। तो उस टाइम पे एनुअल इवेंट चलता था, नेशनल टूर्नामेंट साल में एक बार होता था। तो मैंने उससे पहले डिस्ट्रिक्ट क्लियर किया। डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत कम लोग आए क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था जयपुर में कितने जने आएंगे उस टाइम पे। फिर मैं स्टेट पे पहुंचा। स्टेट में फिर भी आसपास की जगहों से ऑलमोस्ट 4 या 5 जगह से और भी जने आए, राजस्थान में से। अच्छा। फिर उनसे कॉम्पीट करके जब मेरा मेडल निकला, उस टाइम सिल्वर और गोल्ड दोनों जाते थे, तो नेशनल मेरा हुआ उस टाइम हैदराबाद में हुआ था। अच्छा। हाँ, तो हैदराबाद में नेशनल हुआ तो फर्स्ट, और लेकिन वहाँ तो एकदम से वो लेवल मेरे लिए कितना बढ़ गया। 3 महीने के अंदर यहाँ पहुँचा मैं, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट फाइट हारा। अच्छा। लेकिन ये जो मैं फाइट हारा और जो मैं टाइकोंडो की फाइट हारा था ना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लाइक क्योंकि मेरे को नहीं पता था सेमी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट और फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट क्या होता है। करेक्ट। जैसे टाइकोंडो था तो एक टेक्निकल गेम है, उस स्कोरिंग गेम है, आप वेस्ट से नीचे नहीं मार सकते, गामजुम मिलेगा, किंग उस टाइम किंगो चलता था। मुay थाई में कोई रूल्स ऐसे थे नहीं, आप पूरे हेड से लेके टो तक कहीं भी मारो, एक ग्रोइन को छोड़ दो, बैक ऑफ द हेड छोड़ दो, और गिराने के बाद मत मारो। तो वो फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जब वो फाइट हुई मेरी, मैं हारा, तो वो एक्चुअल मेरे को हर्ट हुआ क्योंकि मेरे को लगी थी जगह जगह। टाइकोंडो में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं टेक्निकली हारा वहाँ पे हारा तो, पर मुay थाई में जो हारा तो लिटरल मेरे को मारा गया। तो उसके बाद वो फाइट जब कंप्लीट हुई मेरी, तो मैं काफ़ी रोया। अच्छा। हाँ। दर्द से या हारने की वजह से? हारने की वजह से, लगने का इतना नहीं था। यही चीज़ टाइकोंडो में भी हुई थी कि मैं पहली जब फाइट हारा था, जो मैं बता रहा था, जो 7 दिन में खेला, मैं उसमें भी काफ़ी रोया था। पर उसमें और इसमें फ़र्क इसलिए आया क्योंकि इस बार मेरे को लगा कि जो इंसल्ट फैक्टर था वो बहुत ज़्यादा आ गया मेरे में। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल उसने मेरे को आउटक्लास करके मारा एक तरह से। अच्छा। तो वो चीज़ मेरे को हिट हुई। और उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ गए थे क्योंकि छोटा था मैं, पेरेंट्स भी साथ में थे और मेरे कोच भी, और जो 1-2 पेरेंट्स और थे बच्चों के साथ में, उन सब ने मेरे को बोला कि यार रोने की क्या ज़रूरत है, इसमें हार गया, नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे, फिर खेलेंगे। पर कहीं ना कहीं ये भी पोर्ट्रे किया जाता है ना कि एक स्पोर्ट्समैन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो उसमें इमोशनली भी, कि मतलब ये भी कहीं ना कहीं आप बता रहे हो कि हाँ भाई एक स्पोर्ट्समैन भी कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो जाता है किसी स्टेज पे। एडल्टहुड की बात नहीं करता, उस टाइम तो मैं बच्चा था, ठीक है, वो चीज़ हुई क्लियर, लेकिन वहाँ से मेरा माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो गया। मैंने मेरा फोकस सारा शिफ्ट किया इस गेम पे। टाइकोंडो तो मैं लोकल लेवल पे जो खेल रहा था, ठीक है, मेरे मेडल्स आ रहे थे, चल रहा था, उसमें मेरे को इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था, या ये मैं बोलूँ कि टैलेंट था मेरे में, तो वो एफर्टलेस चल रहा था। लेकिन जब मैं मुay थाई में इंट्रोड्यूस हुआ तो मैं यहाँ पे आउट क्लास हो रहा था। तो फर्स्ट टूर्नामेंट जब मैं हारा, उसके बाद मैंने पूरे साल प्रैक्टिस करी। नेक्स्ट ईयर यही नेशनल आया बेंगलोर में, इसमें मैंने गोल्ड लिया। वाह यार। तो वो ये था कि
नॉर्थ ईस्ट जैसे मैंने बताया उस टाइम पे उसका हाइप बहुत ज़्यादा था। नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम, मिजोरम, इनकी टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी और मेरी फाइट ही सिक्किम से हुई। जूनियर लेवल पे था। हाँ, सब जूनियर लेवल। क्या वेट कैटेगरी खेलते थे आप उस टाइम? मेरा वेट कैटेगरी उस टाइम था शायद बिलो 40 kg। और अब क्या है? अभी मेरी वेट कैटेगरी मेंटेन्ड है बिलो 51 kg। वॉकिंग वेट मेरा 56 तक जाता है। ज़्यादा कोई बड़ा नहीं आपका? हाँ, इसमें हैवी वेट भी होता है? हाँ, हैवी वेट सारे जो ओलंपिक जो रूल्स चलते हैं ना, जैसे बाकी कॉम्बैट स्पोर्ट के, इसमें भी 3-3 kg की वेट कैटेगरीज चलती है। अच्छा। और जैसा आप मुझे बोल रहे हो कि मेरा वेट नहीं बढ़ा, उसके पीछे भी रीज़न कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से आके जुड़ता है। कैसे? जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम कोई गाइड करने वाला था नहीं। जो मेरे कोच थे वो बहुत बिजी रहते थे, उनको अपनी एकेडमी संभालनी होती थी। वो एकेडमी के खुद डायरेक्टर भी थे, कोच भी थे, तो इतने बच्चों में वो पर्टिकुलरली मेरे पे ध्यान नहीं दे पाते थे। और मैं इतना ज़्यादा ईगर था इस चीज़ को लेके। मेरी क्लास शाम को 4 बजे स्टार्ट होती थी ना, तो मैं 3 बजे पहुंच जाता था, कई बार 3:30 बजे पहुंच जाता था, अकेला जाके वहाँ पे कर रहा होता था। पहले मेरे को ये नहीं पता था, इवन मेरे को यही नहीं पता था कि सपोर्टर जैसा कुछ होता भी है, अपने को पहनना होता है। एलगार्ड सपोर्टर, एलगार्ड मेरे को मालूम था, जब टाइकोंडो की फाइट होती थी हम पहन लेते थे, फाइट से पहले पहना, फाइट के बाद उतार दिया। पर सपोर्टर जैसा कुछ पहन के आप रनिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ये चीज़ मेरे को किसी ने बताई नहीं थी और ना मेरे को पता था। वहाँ से थोड़ी और मेरी जर्नी चेंज हुई। उसके बाद मैं नॉलेज पे ज़्यादा पहुँचा। एक पहले होता था कि मैं सिर्फ जाके कर रहा हूँ, कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई एम नहीं था, सिर्फ कर रहा था। इसके बाद मैंने शिफ्ट किया कि नहीं भाई, थोड़ी नॉलेज लेनी ज़रूरी है, उसके बाद तू ये कर। तो वहाँ से ये चीज़ चली। उसके बाद नेक्स्ट नेशनल आया मेरा, वहाँ भी गोल्ड आया। उसके बाद नेक्स्ट नेशनल आया, तो वहाँ से मेरी अभी तक कंटिन्यू स्ट्रीक चल रही है नेशनल की, मेडल की। सो लाइक गोल्ड ही आप कंटिन्यूसली ले रहे हो या फिर कुछ सिल्वर ब्रॉन्ज तक पे भी देखा गया है? अभी तक मेरे गोल्ड ही आए हैं। एक 2015 वाले नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल आया था। अभी तब से लेके अभी तक कंटिन्यूसली गोल्ड? वो सिल्वर भी आया था क्यों? क्योंकि वो नेशनल जयपुर में ही हुआ। फर्स्ट टाइम मुay थाई का नेशनल जयपुर में हुआ और मेरे को इस बार बोला गया कि तू सीनियर खेल, जबकि मैं था नहीं सीनियर। मेरे को बोला कि सीनियर खेलो तुम, तो मैंने खेला और मैं जीत भी रहा था। जो मेरी फाइनल फाइट थी वो मेरे को अच्छे से याद है, झारखंड से हुई थी। और झारखंड का वो जना, वो ऑब्वियसली अगर वो सीनियर खेल रहा है तो 18+ ही होगा। करेक्ट। मेरी उस टाइम 2015 में एज थी 14 ईयर्स। तब जूनियर का बंदा सीनियर खेलने के लिए बोला गया आपको? हाँ, तो फाइट करी मैंने उससे। फर्स्ट राउंड में डोमिनेंस पे था, पर एक मैच्योरिटी का फ़र्क आ जाता है। मैं भले कितना भी मेरा 100% दे रहा हूँ, तो खेल रहा था, टेक्निक्स मेरी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो एक पावर हिट जो मेरे पैर पे पड़ा, मैं इतना गंदा गिरा, मैं उठ ही नहीं पाया दोबारा। तो वो टूर्नामेंट में हारा, सिल्वर मेडल मेरा आया। वो मेडल मैंने रिसीव नहीं किया। रीज़न? मेरे को लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, क्योंकि मेरे को बड़ा खिलवाया। एक्चुअल में मैं जीत रहा था, वो मायने नहीं रखता। मैंने मेरे साथ वाले सर को बोला, लेकिन उनने ये बात हंस के टाल दी। रीज़न बीइंग उनको पता था कि मैं अच्छा खेल लूँगा। अगर मैं अभी इधर खेल रहा हूँ इतना अच्छा, तो बाद में तो मैं क्या ही करूँगा। तो उन्होंने इस टूर्नामेंट को बोला कोई बात नहीं, इससे सीख ले, अगली बार भी तू सीनियर खेलेगा। तो ठीक है, मैं भी थोड़ा रेजियस हो गया। हाँ, अगली बार जीत के दिखाऊंगा। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम हैदराबाद में हारा था ना, तो मैंने रोते रोते मेरे सर को, मेरे मम्मी पापा को सामने बैठ के बोला था कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में आप देखना मैं क्या करता हूँ, मैं जीत के जाऊँगा यहाँ से। और नेक्स्ट ईयर मैंने वो किया। इस साल भी मैं, जब मेरा सिल्वर आया ना, तो मेरे को जो मुझे पर्सनल चीज़ पसंद नहीं है वो ये है कि लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, गेम है, हार जीत चलती है। हाँ, कोई नहीं, गोल्ड नहीं आया, सिल्वर आ गया, मेडल तो आया। वो चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को ये उनको ये लगता है कि कुछ आया। मेरा एम रहता है कि नहीं भाई, मेरे से गोल्ड मिस हुआ है। तुम ये बोल रहे हो कि सिल्वर आया तो तुम खुश हो जाओ, नहीं, मेरे से गोल्ड छूटा है, मेरे को वो चीज़ दिखती है। तो ठीक है, ये साल निकला, नेक्स्ट ईयर नेशनल आया, इस बार मैंने मारा गोल्ड। तो ये भी स्ट्रिक चलती गई। 15 के बाद देहरादून में हुआ, एक बार गोवा में हुआ, फिर उसके बाद आसाम में होता 2019 में आके। अच्छा। उससे पहले जो स्टेट ट्रायल था गंगानगर में हुआ था वो, सॉरी चूरू में। तो वहाँ पे हुआ ये, इंजरी हो गई मेरे को। जो मेरा यूरिनरी ब्लैडर का जो ऑपरेशन हुआ था, ड्यूरिंग फाइट मेरे सेकेंड राउंड में मेरे नीचे ग्रोइन पे ही किक मारी और काफ़ी पावर से पड़ी वो। तो मैं गिर गया, मेरे को काउंटिंग वाउंटिंग दी, उनने टाइम दिया रिकवरी का, मैं रिकवर हुआ, मैंने फाइट कंप्लीट करी, मैं जीत गया, डिसीजन विन पे मैं जीत गया। लेकिन वो मेरे को थोड़ा इरिटेशन सी फील हो रही थी पेट में। तो मैं मेरे दोस्त को लेके गया, मैंने कहा एक बार चलना है, एक बार वॉशरूम चल के आता है, मैं एक बार अपना सपोर्टर, एलगार्ड, ये सब उतार के आता हूँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो मैं जैसे गया, मैंने जैसे ही एलगार्ड निकाला, सपोर्टर निकाला, लिटरल इतना सारा खून जो एलगार्ड में भर गया वो ऐसे ढुला है नीचे। बताओ।
उसको देख के मैं घबरा गया। फाइट मैंने कर ली, मेरे लगी सेकंड राउंड में थी, उसके बाद मैंने थर्ड राउंड पूरा 3 मिनट का कंप्लीट किया, मैं जीत गया, डिसीजन लेके आ गया। उसके बाद जाके मैंने नोटिस किया कि नहीं यार कुछ सीरियस इंजरी हुई है। फिर वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए, मेरे को कैसेरिया डला, वो पाइप सी डली, पाउच लगा मेरे साइड में, उसको मैंने 10-15 दिन रखा। ऐसा हुआ क्या था, मतलब ग्रोइंग पे लगा? ग्रोइन पे नहीं लगा, ये एक्चुअल में थोड़ा सा नीचे की साइड लगा। जो यूरिनरी ट्रैक होता है ना आपका, वो रप्चर हो गया एक तरह से, जो पाइप होती है वो रप्चर हो गई बीच में से। तो लाइक कभी घर वालों ने उंगली पकड़ के वापस नहीं बुलाया कि ये क्या कर रहे हो तुम? बहुत बार बुलाया। इवन मेरी मम्मी अभी तक बोलती है कि ये गेम तो छोड़ दे। और शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जब मैं मम्मी को पहला टूर्नामेंट दिखाने ले गया था, दिखाने के लिए गया था, मैं खुद छोटा था। जब उनने देखा कि ये लोग कैसे फाइट्स करते हैं, ये तो मारने मरने पे उतारू है, तो उनको अभी भी आज भी मेरे को ये बोलती है कि यही एक रीज़न तो नहीं है कि साई इसको लाइक जो हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसको एफिलिएट नहीं कर रहा? देखो मेरी साइड से ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट हो लगने के चांसेस तो है। कोई भी इवन कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं हो, क्रिकेट में कभी बॉल सर पे लगती नहीं है क्या? जैसे अभी रिसेंट का बताऊं, एशियन गेम्स का कोई चाइना का प्लेयर था, वो ड्यूरिंग बैडमिंटन मैच फेंट हो गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया उसको। तो ये तो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है ना। लेकिन अभी जो अच्छी चीज़ है, जो हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मुay थाई एसोसिएशन, जो इंटरनेशनल ओलंपिक से रिकग्नाइज्ड है, उनने हर एक चीज़ का ध्यान दिया है, हर एक सेफ्टी मेजर को बहुत अच्छे से लेके किया है कि कोई भी इंजरी होती नहीं है। इवन एमेच्योर्स में तो सारे गार्ड्स पहन के करवाते हैं फाइट्स। अच्छा, कोई भी गार्ड मिस नहीं करते, इवन एल्बो गार्ड भी पहना के करते हैं फाइट, ताकि दूसरा सामने वाला इंजर्ड ना हो। अपना तो चलो कोई बात नहीं, पर दूसरे के कट ना हो लगे। हाँ, एमेच्योर में तो सेफ्टी का तो बहुत ध्यान रखा जाता है। इसकी वजह से ही शायद ओलंपिक ने उसको अप्रूव किया था, अभी शायद 2016-17 में ही किया था। तो जब आप इंटरनेशनल जा रहे हो, खेलने जाते हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मुझे आपसे सिर्फ 2 चीज़ें जाननी थी कि इंटरनेशनल मुथाई जो आप कर रहे हो वो, और इंडिया मुथाई के अंदर क्या लाइक स्टेटस लेवल है, प्लस इंडिया की क्या वैल्यू है मुथाई में? क्योंकि लाइक कहीं ना कहीं हमारे रूट जुड़ रहे हैं, म्यांमार से रूट जुड़ रहे हैं उसके, तो कुछ तो वैल्यूएशन रखते होंगे, लाइक कुछ तो वैल्यू रखते होंगे हम लोगों की। आपका बोलना बिल्कुल सही है, पर थोड़ा सा चेंज है इस चीज़ में। लाइक जैसे मैं पहला इंटरनेशनल मैंने जो खेला वो 21 में ही खेला। अच्छा। इससे पहले मैंने इंटरनेशनल से नेशनल्स चल रहे थे मेरे। तो लॉकडाउन के टाइम पे कोविड यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था उस टाइम पे, तो मेरी प्रैक्टिस अफेक्टेड थी। मैं एकेडमी नहीं गया था पूरा 1 साल, मेरे को अच्छे से याद है। तो प्रैक्टिस मेरी अफेक्टेड थी। मेरे को पहली बार चांस मिला कि मुay थाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने का चांस मिल रहा है, तो मैं उसको मिस तो नहीं करूँगा। करेक्ट। तो मैं वहाँ पे गया। उससे पहले मेरे को कुछ नहीं पता था इंडिया का क्या लेवल है, लेकिन मेरे को इतना पता था कि इंडिया के स्टैंडर्ड्स हर जगह बहुत अच्छे हैं, और नो डाउट है भी हर स्पोर्ट में। तो वहाँ पे गया, मैं फ़ाइट करी, मेरे को नॉकआउट दे दिया, हुआ नहीं, दे दिया। मतलब आप फाइट में खड़े हो, रिंग में खड़े हो? कॉन्शियसली खड़ा हूँ, मेरे को एक पावर हिट लगेगा, कॉम्बैट स्पोर्ट है, मेरे को उसने लिटरल मना कर दिया पकड़ के। ऐसे क्यों? ये चीज़ मेरे को उस टाइम तो समझ नहीं आई, लेकिन जब मैंने मेरे बड़ों से बात करी वहाँ पे, मेरे को हिस्ट्री मालूम पड़ी कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ क्या होता हुआ आ रहा है। जब मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरे को क्यों दिया गया है, क्योंकि जो फर्स्ट फाइट मेरी वहाँ पे इंडियन की हुई, जो इंडिया से प्लेयर जो खेला, फर्स्ट फाइट में उसका रिब पे पंच पड़ा या नी पड़ा, रिब फ्रैक्चर हो गई। अच्छा। फर्स्ट राउंड नॉकआउट। तो वो चीज़ ख़त्म हुई। नेक्स्ट हमारे राजस्थान से एक प्लेयर खेला, मेरा ही जो खास दोस्त भी है, उसकी फाइट हुई तो उसका स्टर्नम पे क्रैक आ गया यहाँ पे। ऐसा कैसे? नी पड़ी उसको चेस्ट गार्ड के अंदर। और इसमें जान मान चली जाए तो? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि गार्ड्स बना के करा रहा है। उस टाइम आप एमेच्योर जब एक गार्ड्स में रिब टूट रही है, चेस्ट में फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, तो मतलब कुछ भी हो सकता है फिर तो। सही बोल रहे हो आप, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलत मैं इसको इसलिए बोलूँगा कि अपने पास वो नॉलेज नहीं है, अपने पास वो प्रैक्टिस नहीं है, अपने पास वो तरीके नहीं है। ये चीज़ सिर्फ इंडिया के साथ ही क्यों हुई, बाकी किसी भी कोई भी कंट्री का जो प्लेयर हो, नॉकआउट हो सकता है, ठीक है, हेड पे लगी, अनकॉन्शियस हो गया, वो नॉकआउट हो सकता है। वो तो टाइमिंग की गेम है। हाँ, कनेक्ट बैठा बंदा नॉकआउट है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस वाली बात पर मुay थाई में ये इंडिया के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस इस चीज़ को लेके है ही नहीं। यहाँ पे कोचेस कितने हैं मुay थाई के? इंटरनेशनल कोई कोच नहीं हमारे यहाँ। इंटरनेशनल कोच जो है वो अपने टाइम पे खेले हुए हैं। आज के टाइम पे जो जनरेशन चेंज हुई है, जो स्पोर्ट में डेवलपमेंट आया, उसको कौन बताएगा? जो प्रेजेंट एथलीट है वो कल कोच बनेगा तो वो बता सकता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं, तू ऐसे खेल। वो चीज़ अपने यहाँ पे पड़ा फ़र्क इस चीज़ का कि जो नॉकआउट में, तो उनकी मेंटेलिटी ये बन गई उस टाइम पे कि इंडिया के जो प्लेयर्स आ रहे हैं ना, वो कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले थोड़े से वीक पड़ते हैं।
तो वहाँ पे तो लाइव टेलीकास्ट चलता है, पूरे थाईलैंड में आता है और कुछ 1-2 कंट्रीज में और लाइव टेलीकास्ट चलता है उन फाइट्स का। तो 4 कैमरे अगर लग रहे हैं और वहाँ पे आप किसी वर्ल्ड स्टेज पे आप किसी कंट्री को ऐसे डाउनफॉल पे तो नहीं दिखा सकते। तो वो लोग ये कर रहे थे कि इंडिया का जो प्लेयर जा रहा है वहाँ पे, उसको किसी भी तरह से आप नॉकआउट होने से बचा लो, इंजर्ड होने से बचा लो, कहने का मतलब नॉकआउट होने से, उसको भले ही आप मना कर दो खेलने से भी। तो मेरे साथ ये चीज़ हुई, मैं कॉन्शियसली खड़ा था वहाँ पे, लेकिन मेरे को मना किया गया। मतलब उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को सेफ दिखाने के चक्कर में पूरी प्रॉपर फाइट नहीं होने दी। ऑब्वियसली अगर पूरी फाइट होती तो इंजरी होती तो टीवी में दिखता तो लोग मैं जाता। तो शायद इस वजह से आपको पहले ही रोक दिया गया। मैं ये तो नहीं बोलूँगा सेफ दिखाने के चक्कर में, क्योंकि बाकी कंट्रीज जो खेल रही है उनके लिए वो सेफ है, हमारे पास सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले कभी खेले नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज सिर्फ इस वजह से हमारे को उनने सेफ गार्ड करने के चक्कर में, ये भी नहीं, नॉकआउट्स तो बाकी रिंग्स पे भी चल रहे थे, 3 रिंग चल रही थी, 2 में और भी नॉकआउट चल रहे थे, लेकिन हमारी पर्टिकुलर में इसलिए दिखा रहे थे इंजरी नहीं हो प्लेयर को, क्योंकि एमेच्योर था। एलीट भी खेलते एक बार के लिए, अगर सीनियर्स में खेलते तो ठीक है, लग जाती है। उससे पहले आपसे सारे टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड टेस्ट तक कराया जाता है, हर चीज़ होती है। कोई लास्ट में 6 महीने में कोई सर्जरी, कोई इंजरी, कोई हेड इंजरी, इवन आप हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो आपको शायद वो पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। तो सेफ्टी तो सारी है, पर कहीं ना कहीं अभी भी पीछे हैं। तो इसमें फेडरेशन कहीं पे ध्यान नहीं दे रही हमारी इंडिया की? सही बोल रहे हो आप, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा फेडरेशन ट्राई नहीं करती, वो अपने लेवल पे ट्राई कर रही है। मेरे को टूर्नामेंट का भी नहीं पता था कि इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट आ रहा है, मेरे को बताने वाली तो फेडरेशन है ना, फेडरेशन ही मेरे को इन्फॉर्म करती है, फेडरेशन ही हमारा रजिस्ट्रेशन करती है। एक ट्रेनिंग कैंप लगवा सकते हो आप बच्चों के लिए, कि फाइट से पहले एक फाइट कैंप लगा दिया जाए, उसमें कोई इंटरनेशनल सेमिनार हो, या फिर आप ही अपने बेस्ट दे के सिखाएं। दूसरा, फिर जो ट्रायल्स लेते हैं, जैसे अब तो ट्रायल को फिक्स कर दिया नेशनल पे, जैसे अभी मेरा जो एशियन इंडोर में सिलेक्शन हुआ, ये मेडल बेसिस पे कर दिया, जिसका गोल्ड आएगा हर कैटेगरी में वो सेलेक्टेड है जो एशियन इंडोर में जाएगा। तो ये चीज़ पहले नहीं थी, पहले कोई छोटी मोटी एकेडमी पकड़ी, जितने भी जो बेस्ट प्लेयर्स थे अपने अपने स्टेट के सारे स्टेट्स पे गए, सबको इन्फॉर्म कर दिया कि अपने अपने बेस्ट प्लेयर्स लेके आओ, इनके बीच में वेट करा के फाइट्स होगी, जो जीतेगा वो इंटरनेशनल जाएगा। यही होता है प्रोसेस मेरे हिसाब से तो। हाँ, यही प्रोसेस होता है, हर जगह यही होता है। फिर इसमें बस पैसा एक प्रायोरिटी आ जाती है बाद में। पैसा एक प्रायोरिटी आ जाती है, दूसरी प्रायोरिटी आ जाती है नौकरी। अच्छा। जो कि सिर्फ मुआय थाई में नहीं, शायद हर स्पोर्ट्स पर्सन या ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन का माइंड सेट ही रहता है कि ऐसा स्पोर्ट मैं चूज़ करूँ जिससे मैं आगे जाके मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो सिर्फ मेरा तो पर्सनली बोलना ये है, अगर आप इसलिए खेल रहे हो तो मत खेलो। अगर आपको लगाव स्पोर्ट्स है ना, तो वो ये देख के नहीं आएगा कि इसमें सरकारी नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही, वो यही देख के आएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस चीज़ को आगे देखना चाहते हो। मेडल ला पा रहे हो, नहीं मेडल ला पा रहे हो, देश के लिए खेलो ना यार, नौकरी तुम्हारे को फिर वैसे ही मिल जाएगी बाद में। जो प्लेयर नहीं जा रहे हैं ना, जैसे मैं कुछ स्टेट की गवर्नमेंट है जो सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है, नौकरियां भी देती है, तो उन बंदों का एम ये है कि मैं नेशनल खेल लूंगा, तो यहीं के नेशनल पे उनकी नौकरी वहाँ पे लग गई, तो वो क्यों खेलेंगे इंटरनेशनल? मतलब वो अपनी नौकरी के बाद में सेटिस्फाइड है, उनको ज़्यादा जरूरत नहीं है। उनने स्पोर्ट को चूज इसलिए किया है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाए, उनकी लाइफ सेटल है, वो नौकरी कर रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स से लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ फेडरेशन को करनी चाहिए कि एटलीस्ट जो बंदा जीत रहा है ना, उसको आप सपोर्ट करो या फोर्स करो कि नहीं भाई तू अगर खेलेगा आगे, जब तो हम तेरे को सिलेक्शन पे भेजें आगे, नहीं तो तू यहीं रुकेगा। ऐसा नहीं कि या तो किसी ने पैसे दे दिया तो वो आगे चल जाए, या फिर कोई नौकरी के दम पे बैठा है, नौकरी लग जाए फिर उसके बाद बैठ जाए वो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है? अभी तक तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि आप रियाद भी गए, तो वहाँ पे भी आपका जैसे सिल्वर मेडल था आपने, तो उसके बाद भी जब हाईलाइट हुआ, जैसे कि हमने आपकी जो इंस्टाग्राम हैंडल्स है और जो पीछे की स्टोरीज है उससे जाना कि उससे आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था कि इंडिया का फर्स्ट प्लेयर जिसने सिल्वर मेडल लिया उस चीज़ में। तो उसके बाद भी राजस्थान गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ नहीं किया? लाइक सबसे पहली बात तो इंडिया के फर्स्ट प्लेयर, हाँ, देन फिर वो भी लड़का राजस्थान से, तो किसी की आँख नहीं खुली? नहीं खुली। यखो हमने नॉक करा किसी को? मतलब रियाद में मेडल मारने का एक्सपीरियंस कैसा था, पहले तो एक बार वो बताओ। और लाइक सबसे पहले तो ये था कि इतने सारे स्पोर्ट्स में अकेला बंदा लेकर आया तो चौड़ तो होगी। नहीं, आप जो बोल रहे हो ये चीज़ तो बाद की आ गई, लेकिन इससे पहले का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अजीब सा था, मिक्स फीलिंग थी मेरे साथ ये, क्योंकि 23 में ही मैं सेलेक्ट हुआ इसके लिए। 23 में जो मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप चली थाईलैंड में हुई, तो वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। अच्छा, ठीक है, मेरा ये सेकंड टाइम ब्रॉन्ज मेडल आ रहा था सेम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। उससे पहले मेरा मेडल स्टैंडिंग में 5th आया था प्लेस, तो वो कोई मेडल काउंट नहीं होता। तो मैं इस बार मैं 3rd पे पहुंचा, ब्रॉन्ज मेडल आया मेरा।
तो मेरे को वहाँ मालूम पड़ा कि जो 3 स्टैंडिंग्स है ना, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो ये हर वेट कैटेगरी से यही बंदे, अपनी जो कैटेगरी है पर्टिकुलर, यही बंदे सेलेक्ट होंगे वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स के लिए। ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी। जब मेरे कोच ने मेरे को ये चीज़ बताई और वहाँ पे अनाउंसमेंट्स हुए कि नहीं, जिनका मेडल आया ये लोग अब के वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स के लिए सिलेक्टेड हैं, तो मैंने तो अभी तक सिर्फ देखा था यार वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स जैसी कोई चीज़ होती है, इतनी बड़ी चीज़ के लिए मैं सेलेक्ट हो गया, तो वो एक्साइटमेंट ही अलग ओवर था। एक्साइटमेंट हो गई होगी। हाँ, और मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था एक बार को कि यार वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में बड़ी मुश्किल से पहुंचता हूँ, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स में अगर मैं पहुंच रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है ये तो। और उससे बड़ी बात ये थी कि वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स लास्ट टाइम इससे पहले 2013 में हुआ था। 2013 के बाद वो सीधा 23 में हुआ है, सीधा 10 साल बाद। हाँ, तो और उसमें सिलेक्शन मिल गया मेरे को, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रही मेरे लिए। मैं फिर वहाँ उसके लिए मैंने प्रैक्टिस भी खूब करी। मैं गया वहाँ पे, मेरा ये था कि यार वहाँ पे एक तो ओलंपिक सिस्टम से चल रहा था सब कुछ, तो नर्वसनेस तो वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा थी, नर्वसनेस भी बहुत थी। और मेरे ओपोनेंट्स भी मेरे जाने हुए थे जिनसे मैं लास्ट टाइम कॉम्पीट किया था, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, यहाँ भी वही गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो हुआ मेरा इवेंट, लेकिन इस बार मेरे को इतना पता था पीछे नहीं हटूंगा मैं कुछ भी करके। और इस बार भी जो मेरा गोल्ड छूटा ना, वो गोल्ड छूटा लैक ऑफ नॉलेज। जो इस बार जो टाइम ड्यूरेशन था वो टाइम बढ़ा के थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, उतने टाइम तक मेरे को वो चीज़ करनी थी, ये मैंने कम टाइम में कर दी। सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से मैं उससे हार गया। तो ये चीज़ मेरे को हिट भी करी यार। एक तरफ तो ये हो गया कि मैं वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स में जीत गया, बहुत बड़ी बात हो गई। फिर एक तरफ यही चीज़ आ गई वापस यार, एक थोड़ी सी नॉलेज और होती तो क्या पता गोल्ड आ जाता मेरे पास। नहीं, ये जो लैक ऑफ नॉलेज आप बता रहे हो, ये एज अ प्लेयर बता रहे हो या फेडरेशन को भी नहीं पता वो सब चीज़ें? ये मैं फेडरेशन को पता होता तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक जो इंडिया कोच बन के जा रहा है वो कन्वे करता। एक्चुअल में वर्ल्ड लेवल पे मेरे स्पोर्ट में इंडिया की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया को वो लोग बचाते हैं, प्लेयर नॉकआउट नहीं हो जाए, वर्ल्ड स्टेज पे थोड़ा डिग्रेड नहीं हो, तो इमेज देते हैं, थोड़ी सिंपैथी है वहाँ पे। हाँ, सिंपैथी दे रहे हैं। अब जब वर्ल्ड लेवल पे हम खेलने जा रहे हैं ना, तो इंडिया के प्लेयर्स को वो ऐसे देखते हैं जैसे उनके लिए कोई मछली फंस गई हो। आपने करके भी तो दिखाया, पर मेडल भी तो ले गया कि भाई मैं मेडल लेके आया, मगरमच्छ है। हाँ, ये चीज़ हुई है, लेकिन 100 में से एक जने को कोई नहीं देखता। ट्रू। जैसे मैं बताऊं, मैं एक टूर्नामेंट में गया था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ही थी, उसमें सारे जने नॉकआउट हो गए इंडिया के। एक प्लेयर मैं था, मेरे अलावा एक प्लेयर और था। हम थे जो 3 राउंड खेल के आए, हारे तो हम भी पर खड़े रहे एटलीस्ट। पर हम तीनों राउंड खेले। फर्स्ट राउंड में नॉकआउट नहीं होके आए, हम तीनों राउंड खेला, कोई नॉकडाउन भी नहीं लिया। एक जो 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम होता है उसमें एक पॉइंट से हम पीछे रह के हारे। 10 में से भी है कि पूरी टीम में से अगर एक बंदा सस्टेन करता है तो पूछता कोई नहीं है। तो बट एनी हाउ, लाइक जैसे क्षितिज ने पूछा था कि आपका जो एक्सपीरियंस रियाद वाला रहा, एंड देन फिर जो ओवर द एक्साइटमेंट में आप वहाँ तक गए, खेले, मेडल लिया, आफ्टर जर्नी क्या? तो मेडल आता है मेरा वहाँ पे। इस बार वो एक्साइटमेंट जो मेरे सिलेक्शन पे थी और इस बार जो मेरी एक्साइटमेंट, जो वो मिक्स्ड फीलिंग थी, वो बहुत अलग लेवल पे पहुँच गई। मैंने कहा यार वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स में मेरा मेडल आया, जो हो ही 10 साल बाद रहा है, तो पहला पार्टिसिपेंट मैं बनता हूँ और मेडलिस्ट भी बन गया। ये चीज़ मैंने उस टाइम बैठे बैठे सोची, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, बवाल सा हो गया। हाँ, उस टाइम मेरे में ये नहीं आया कि मेरा गोल्ड मिस हो गया, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हुआ। वो मेरे में ये चीज़ तो हमेशा से रही है कि यार कैसे हो गया, ये मिस नहीं होना चाहिए मेरा, या तो पूरा करो या उसको मत करो, ये था मेरा एम। तो ठीक है, सिल्वर मेडल आ गया, बहुत बड़ी चीज़ हुई मेरे लिए। मैंने देखा कि यार इसका तो मैं रिकॉर्ड अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने डाला मेल, तो मेरा वैसे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से उसमें मेरा नाम आया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आया। फिर इसके बाद मैं पहुँचा एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने नहीं आया मेरे को। तो ठीक है, मैं कभी इतना हाई पे मैं नहीं रहा कि यार बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन ये जो मैंने सोचा था उससे बहुत नीचे हो गया ये। और बुरा मेरे को कब लगा, वो होता ना कि भगवान एक इशारे देता है। मेरे सामने ही कोई चैम्पियनशिप से आया था, वो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं उसको, इंडिया का फ्लैग लेके खड़े हैं, लोग नाच रहे हैं। ये मेन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के बाहर की बात है, और मैं वहाँ उनके पीछे बैठा हूँ और अपने बैग में से वो इतना बड़ा सिल्वर का मेडल निकाल के उसको देख रहा हूँ। यार शायद ये मेडल इससे बड़ा है, पर वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, मेरी कुछ भी नहीं है।
तो वो जो मेरे जो मिथ थे ना, वो एक्चुअल मिथ थे, वो टूट गए सारे, सब चीज़ मिट्टी में मिल गई कि यार कोई लेने नहीं आया, किसी को पता नहीं है, किसी ने पूछा नहीं। वहाँ से मैं खुद 2 घंटे कैब का वेट करके बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ। तो ये चीज़ मेरे को लगती है यार, जैसे भी T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट में इंडिया जीत के लाई कप, नो डाउट मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे घर पे सब हैं, मैंने खुद ने पटाखे फोड़े हैं भाई। लेकिन मैं भी जो इंडिया के लिए मेडल लेके आया हूँ, उसमें और इसमें क्या ख़ास फ़र्क है, मेरे को ये समझ नहीं आता। वो टीम स्पोर्ट है, सिर्फ आप एक स्पोर्ट को लेके बायस हो जाते हो, ये चीज़ गलत है ना यार। आज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया, मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया, फ्लैग वही है, लोग वही है, कंट्री वही है, हेरिटेज कल्चर सब कुछ वही है, लेकिन एक स्पोर्ट को लेके इतनी बायसनेस क्यों आ गई कि वो क्रिकेट है तो पूरा मुंबई जाम कर दिया, पूरा मरीन ड्राइव जाम कर दिया। दूसरी तरफ मैं भी उस सेम इंडिया के लिए मेडल लेके आ रहा हूँ, वो भी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट में, वहाँ पे किसी को मतलब ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। इनफैक्ट ये जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये भी मैंने खुद ने अप्लाई किया है, उनकी वेबसाइट पे जाके मैंने खुद ने फॉर्म भरा, इनको ईमेल किए कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। उनने फिर वो प्रूफ्स मांग के रिसर्च करी मेरे पे, तब जाके उनने कंफर्म करके मेरे को वो चीज़ दी। तो ये चीज़ मेरे को उसके बाद लगने लगी कि यार इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को कोई मतलब नहीं है, और क्या पता मतलब हो, लेकिन उन तक चीज़ पहुँचती नहीं है। अगर मीडिया कहीं ना कहीं हाईलाइट करती उस चीज़ को, हाँ, तो शायद मीडिया भी वहाँ पे खड़ी होती, मीडिया तक ही बात नहीं गई। सबसे पहली बात तो ये थी। पर इंडियन एम्बेसी वगैरह में आपने अप्रोच किया उस टाइम पे जब रियाद में आपने मेडल लिया तो? हाँ, जब मेरा मेडल आ गया उसके बाद मेरे ही कोच ने बात करी, इंडिया एम्बेसी का जो नंबर था वहाँ पे, उन पर कॉल किया, उनने बताया, बात करी, तो उनने इनवाइट किया हमारे को, बुलाया, उनकी बाकायदा कार हमारे को लेने आई, वहाँ गया, उनने भी काफ़ी बात करी, अप्रिशिएट किया मेरे को। पर वो तो एम्बेसी है, एम्बेसी के हाथ में स्पोर्ट्स का कोई है नहीं ना। वो चाहते तो एक इंडिया में मैसेज तो पहुंचा सकते थे ना कि भाई वो आगे होगा, वहाँ पे मैसेज नहीं, वो बेसिकली इन्होंने लाइटली वे में ले लिया होगा कि ठीक है मेडल आया है, वहाँ पे इनको इनोग्रेट टाइप कुछ कर दिया होगा, गुलदस्ता दे दिया होगा, इससे ज़्यादा उन लोगों ने यहाँ पे कुछ भेजा नहीं होगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये मेंटालिटी होगी ना, जब यहाँ तक खेलने आए तो सबको पता है। बट वो ये लोग जानना भूल गए कि पता किसी को नहीं है, जस्ट ये खेलने आया है। बट ठीक है, एनी हाउ। तो उसके बाद में लाइक आपकी फेडरेशन का क्या सपोर्ट रहा? मैं अगेन दोबारा फेडरेशन पे मैं बार बार इसलिए आ रहा हूँ, आप समझिएगा मैं क्यों आ रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया की। तो अगर आप मेडल ला रहे हो तो फेडरेशन ने क्या बैक में आपको सपोर्ट करा है कि भाई तुम नेशनल फ्री खेलना है, या तुम्हारी डाइट खर्चा या कुछ XYZ कुछ सपोर्ट आया? ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ एक मोटिवेशन वाली चीज़ आई है कि ऐसा उनने जो पहले जो मेरी इमेज थी एक नेशनल विनर के तौर पे थी, अब जब मेरा वर्ल्ड कॉम्बैट में मेडल आया तो उनका ये है कि नहीं, इस पे ध्यान दो, इसको देखो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको नेक्स्ट टूर्नामेंट भी खिलवाओ, ये चीज़ उनके मन में है। पर ये जो न्यूट्रिशन वाला जो आप बोल रहे हो, या फाइनेंशियल सपोर्ट, या फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, जो मेरी पर्टिकुलर एकेडमी है उसमें मेरी फ्री ट्रेनिंग चलती है, इतने साल हो गए, जो मेरा टैलेंट जो उन्होंने देखा उसको देख के मेरी अभी तक ट्रेनिंग फ्री ही है, मेरे से वो पैसे नहीं लेते। बट मुझे जहाँ तक मैंने आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, और लाइक बैक कैमरा हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, अगर फेडरेशन आप पे इतना ध्यान दे रही है एज अ लाइक इंटरनेशनल एथलीट, आपके ऊपर हमला हुआ, उस पर क्या एक्शन लिया फेडरेशन ने? मुझे तो नहीं लगता कोई एक्शन लिया अभी तक ना। मैंने, ये बताओ कि वो हमला क्या था, हुआ क्या? बेसिकली हमारे दर्शकों को ये जानना है कि हुआ क्या था वो, कि और आज तक आपको थ्रेट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मेडल तो न्यूज़ में नहीं आया, पर वो बात जरूर न्यूज़ में आ गई थी। तो ये 24 का नेशनल एशियन इंडोर गेम्स के लिए भी ट्रायल था, तो फाइट हो गई मेरी, जो मेरे साथ वाला था एक प्लेयर, इंडिया से हम 2 हैं जो इंटरनेशनल में मेडल ला चुके हैं, तो उसकी भी फाइट हुई, और वो से हुई, लास्ट फाइट थी उसकी, जो फाइनल फाइट थी से हुई। मेरी जो फर्स्ट फाइट थी वो हुई, तो मैं भी जीत गया, वो भी जीत गया। अब मेरे को नहीं पता उनके मन में क्या था, लेकिन उनको ये चीज़ लग गई कि ये लोग चीटिंग से जीत रहे हैं। और आयरनी ये नहीं है, आयरनी ये है कि उनके ही रेफरीज बैठे हैं वहाँ पे, वो तक फाइट देख के जब हमारे प्लेयर को डिसीजन विन दे रहे हैं, तो आप कौन होते हो बोलने वाले यार। और यहाँ पे फेडरेशन की गलती ये बताऊँगा कि लैक ऑफ मैनेजमेंट था वहाँ पे, क्योंकि रात तक ये फाइट चल रही है, इतनी लेट तक पहली बात तो फाइट चलनी नहीं चाहिए, और अगर चल रही है तो वहाँ पे
लोग होने चाहिए, बड़े लोग होने चाहिए, कोई जो ध्यान रखे, जो ऑब्जर्व करे सब चीज़ को। अब हम 3 लड़के राजस्थान से, वो 60 जने वहाँ के, नॉर्थ ईस्ट में आसाम में था ये टूर्नामेंट, टीम थी। अच्छा। तो वहाँ पे घेर लिया हमारे को, वहाँ पे धक्का मुक्की चालू हुई, उन्होंने कुर्सियाँ उर्सियाँ तोड़ी, बहुत तमाशे किए। तो ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं है यार ये। फिर उनने धक्का मुक्की चालू करी और 3-4 दिनों ने मेरे को मिलकर अटैक करना चालू किया, और वो सारी भीड़ ही मेरे पे टूट गई। मुझे आप पे अकेले पे? सिर्फ मेरे पे अकेले पे। उसके पीछे रीज़न शायद ये भी था कि इतने सालों से कंटिन्यू मेडल आ रहा है, वो सब जानते हैं मेरे को, मैं भी उनको जानता हूँ, एक फ्रेंड्स के जैसे ही रहते हैं हम। टूर्नामेंट में मिलते हैं तो गले मिलते हैं भाई, वो भी मैं भी। पर इस बार जो चीज़ करी उनने, वो बर्दाश्त के बाहर हो गई यार। उनने अटैक किया मेरे को, लिटरल जानलेवा अटैक किसको बोलते हैं, जो हाथ में आया, और इतने जनों ने मेरे को अकेले को मारा। इसके बाद ये होना तो ये चाहिए था कि उस टीम को बैन करना चाहिए था, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। बात ये चली, और सिर्फ विक्टिम अकेला मैं नहीं था, जितना मेरे को पता है एक लड़की और थी, छत्तीसगढ़ की थी या कहाँ की थी, उसको भी मारा, वो बेचारी हॉस्पिटलाइज हुई। और ये लड़के उन लड़कियों पे अटैक कर रहे हैं, आप सोचो ये इंसान है क्या ये लोग? उससे किस बात की रेवलरी थी? गुस्सा, रेज। वो भी जीती थी? मेरे को नहीं पता वो जीती थी नहीं जीती थी, लेकिन उसको अटैक करने का सेंस क्या था? बहती गंगा में हर कोई बंदा हाथ धो गया, और जो आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होगा बच्चा, वो उन सबको एक थाली में ले लिया कि भाई ये भी इन्हीं के साथ में, ये भी इन्हीं के साथ में, काइंड ऑफ ऐसा। सो उसके बाद में लाइक क्या, अगर बैन नहीं हुआ तो कुछ और एक्शन? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये चीज़ मेरी थोड़ी है जो मेरे को कंसर्न करती है। इसके बाद भी मैंने जब इस चीज़ को थोड़ा सोशल मीडिया पे हाईलाइट करने का ट्राई किया, मैंने एक पूरी वीडियो डाली इसके ऊपर कि जो भी चीज़ हुई और वो क्यों हुई। एक तो उसका प्रोस्पेक्ट शायद जेलेसी से था कि मैं जीतता हुआ है, और इसी टूर्नामेंट के स्टार्टिंग ओपनिंग सेरेमनी में मेरे को एक ट्रॉफ़ी भी मिली। ट्रॉफ़ी इसलिए दी थी क्योंकि मैं इंडिया से पहला प्लेयर बना था ना वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स का। तो उसके अनाउंसमेंट में जो हमारे CRPF के चीफ गेस्ट थे, जो भी आर्मी पर्सोनल थे, उनने मेरे को ये अवार्ड दिया। तो शायद वो भी उनकी आंखों में खटक गया कि टूर्नामेंट से पहले एक बंदे को ये अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, मेरे अचीवमेंट पे मिला है, पर उसको इन्होंने ले लिया जेलेसी पे या किसी और चीज़ पे, और वो सारा गुस्सा मेरे पे लास्ट में निकाल दिया। तो मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, CT स्कैन हुआ, मेरा MRI हुआ, शोल्डर एक्सरे, स्कल एक्सरे, एक लिम्ब एक्सरे हुआ, और जो थोड़ा बहुत जो शिला विला था उसकी मरहम पट्टी हुई, पर भगवान की दया से कुछ निकला नहीं इतना मेजर। एक नाक से जो ब्लीडिंग हुई थी वो कार्टिलेज रप्चर हो गया, और सर पे थोड़ा सा एक्सॉन डैमेज आया, ये सब चीज़ हुई। पर मैं सुबह तक 4:30-5 बजे तक बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा था। अब मैं चल फिर सक रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। जो रात को मैं बोल भी नहीं पा रहा था, उल्टियाँ हो रही थी मेरे को, अब मैं बिल्कुल अपने होश और आवाज़ में खड़ा हूँ। लेकिन अब मेरे में वो गुस्सा डबल हो गया यार। एथलीट सिक्योरिटी की बात है, वो कहाँ है यार? तुम नेशनल टूर्नामेंट अगर कोई ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, ठीक है आप अवॉइड नहीं कर सकते, हो गई, फर्दर कुछ एक्शन तो ले सकते हो कि दोबारा नहीं हो। आज अगर किसी ने इतना बड़ा कोई कांड कर दिया इतने बड़े टूर्नामेंट में, और आप उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, तो उसकी हिम्मत घटेगी कि डबल होगी? बढ़ेगी। तो ये चीज़ तो फेडरेशन को सोचनी चाहिए ना। तो आपने पुलिस रिपोर्ट वगैरह नहीं की कुछ? नहीं, पुलिस रिपोर्ट तो वहाँ के लोगों ने, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, वहाँ विक्टिम्स और भी थे, बाकी लोगों ने, मुझे नहीं पता किसने किया पुलिस को फ़ोन, पर वहाँ पे 2 वैन्स भर के पुलिस आई थी बंदोबस्त के लिए कि यार क्या हो गया, सिचुएशन को हैंडल करने। और मैं जब सुबह आया तो पुलिस की वैन्स वहीं थी, पर मुझे मेरे ही बड़ों ने मना कर दिया कि स्टेटमेंट मत दे तू कुछ, कि तेरे स्पोर्ट्स करियर पे कुछ अफेक्ट पड़े तो कोई स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये चीज़ हो गई ना, अब इसको फेडरेशन को देखने दे, अपने स्तर पे वो देखेगी। तो मेरी स्टेटमेंट भी नहीं ली पुलिस ने कि क्या हुआ, क्या कैसे रहा, क्या नहीं। फिर वहाँ से इवैक्यूएट किया हमने, और क्या, क्योंकि वो एरिया ही नॉर्थ ईस्ट था पूरा। हाँ, लाइक वो आपका मेजॉरिटी कम्युनिटी वहीं की जा रही है, तो इस वजह से। बट एनी हाउ अभी आप लाइक सिक्योर हो? अभी ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो पास्ट आपको दोबारा सामने आ रहा है? हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा मेरे को, लेकिन मेरे घर वालों में डर बैठ गया है। अच्छा, ऑब्वियसली जब इतनी चोट देखेंगे तो किसी का भी हो जाता है। जब उनको ये चीज़ मालूम पड़ी तो एक माँ बाप के मन पे तो क्या ही बीतेगी ना। तो उनने मेरे को यही बोला कि यार मना कर दिया, नहीं भाई तू मत जा, तू अगला नेशनल मत खेल, तुझे हमारी कसम, तू ये मत कर वो मत कर। पर इतना आगे बढ़ने के बाद मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता, और इस चीज़ ने तो मेरे में गुस्सा डबल किया यार कि ऐसा हो कैसे सकता है। तुम मेरे से रिंग में फाइट नहीं कर पाए, तुम रिंग में आओ ना, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। पर रिंग में नहीं लड़ पाए, वो बाहर लड़े। और घर पे तो इतना तक हुआ कि मेरी मम्मी इतना घबरा गई कि
उन्होंने मेरे को लिटरली एक चक्कू दिया, तो इसको अपने पास रख। मैंने कहा मम्मी ये क्यों दे रहे हो? बोला तेरे को डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं लोग। ये आपको डेथ थ्रेट्स आ रहे थे? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास मैसेजेस आए कई बार। वही नॉर्थ ईस्ट साइड से। हाँ, और तो मैंने कोई ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, जो हुआ है मेरे साथ रिसेंट वही था। तो लिंक्स तो वहीं से जुड़ रहे हैं। तो जो मेरे को धमकियाँ आई ये सब जब मेरे घर वालों को मालूम पड़ा, तो मम्मी ने मेरे को एक चक्कू दिया, बोला तो इसको अपने पास रख भाई। अच्छा, क्या धमकी आई थी? दोबारा मिल मत जाना, नेशनल में यू विल डाई। अच्छा, तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी तो आप पुलिस वालों को दिखा सकते थे। प्रूफ तो मेरे पास अभी भी बहुत सारे हैं। वहाँ पे इतनी जनता थी, वीडियोग्राफी सारी चीज़ हुई है वहाँ पे, लिटरल मारते हुए वीडियो। मैं लाइक दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने पर्सनली वीडियो देखी थी इनके फ़ोन में, और अभी स्क्रीन पे चल भी लाइक प्रॉपरली ये दिख भी नहीं रहे, इतनी भीड़ है, और ये भीड़ के बीच में थे। इनको जैसे तैसे इवैक्यूएट किया, वहाँ से लेके गए, गोद में आपको ले रखा था कि ये चल भी नहीं पा रहे थे। एंड एनी हाउ लाइक टचवुड, इनको कुछ अभी तक ऐसा कोई ऐसा हार्म है नहीं, और सिक्योर भी है। बट मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मम्मी ने जो चक्कू दिया है उसको कभी कभी रखना पास में भाई, ठीक है? क्योंकि डेथ थ्रेट्स मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है टू बी लाइक। ये तो अभी हम लोग एक सीरियस नोट में बात नहीं कर रहे थे, बट मैं वैसे बताऊँ आपका जो आ रही है आपको डेथ थ्रेट्स, मेरे हिसाब से आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। इवन राजस्थान गवर्नमेंट से भी हेल्प कहीं ना कहीं लेनी चाहिए। आपको इन्फॉर्म करना चाहिए एज ए एथलीट। आपके पास में स्क्रीनशॉट्स हैं, आपके पास में सब कुछ है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि इससे आपका स्पोर्ट्स करियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आई थिंक अगर कोई बंदा सच में अपने वादे पे पूरा हो गया तो फिर वो भी तो दिक्कत है। और कहीं ना कहीं फेडरेशन को भी देखना चाहिए हाँ कि भाई ये चीज़ें नहीं हो। हाँ, तो मेरी कहीं ना कहीं पर्सनली आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसी बंदे के साथ ये सब हो रहा है, तो वो चीज़ें ठीक नहीं। अब ऐसे तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी डरेगी कि भाई आज को इनके साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ भी होगा। सही बोल रहे हैं आप, डरेगी क्या, डर गए हैं लोग। क्योंकि नेशनल टूर्नामेंट था वहाँ, और भी स्टेट्स थे सर, नॉर्थ ईस्ट नहीं था, बहुत लोग थे वहाँ पे। जैसे आपने बताया छत्तीसगढ़ को पीटा गया। हाँ, छत्तीसगढ़ में एक लड़की थी, उस पर अटैक हुआ। पर्टिकुलरली मेरे को नहीं पता, शायद विक्टिम्स और भी उन्होंने बताया नहीं हो, लेकिन जितना जब मैं वहाँ से निकल गया, हम सब वहाँ से टीम हमारी चली गई, जितना मेरे को सुनने में आया, तो मुझे बताया किसी एथलीट ने कि तुम्हारे जाने के बाद हॉस्टल में जितने भी बाकी टीम्स थी ना, वो डर के मारे वहाँ से रातों रात खाली करके चले गए। और सबसे बड़ी बात ये कि वो माहौल इतना ज़्यादा गर्मा चुका था कि ये जो कांड हुआ उसके बाद 60 फाइट्स बची हुई थी, टूर्नामेंट की 60 बाउट्स बच रही थी, वो सारी कैंसिल हो गई। उसके बाद प्रो फाइट थी, वो सब कुछ कैंसिल हुआ, इवैक्यूएट सब लोग निकल गए, सब लोग भग गए डर के मारे। क्योंकि क्या हो रहा है ये क्या है ये, इसको टूर्नामेंट बोलते हैं पर क्या? ये कहीं ना कहीं उन्होंने तो राइवलरी निकाली, पर उन्हें ये नहीं दिखा कि भाई उनका ही सपोर्ट सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा इस चीज़ से। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो ये ना कि साई भी तो देखेगा कि भाई आपके गेम में तो इतनी ज़्यादा ये लड़ाई मारकाट हो रहा है, तो वो क्यों ही उसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करेगा। अभी तक ये पहली बार हुआ है हमारे जो स्पोर्ट है उसमें, पहली बार हुआ है। मैंने इंटरनेशनल खेल लिया, कभी ऐसा हुआ नहीं है। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है इसके पीछे, कुछ भी नॉर्थ ईस्ट का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या हमारे को लेके गुस्सा हो सकता है। पर जो भी हुआ इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मेरा तो सिर्फ इतनी अपील है। सो एनी हो लाइक आपके जो भी जर्नी है, अभी आगे के क्या प्लान है? अभी होपफुली मैं देख रहा हूँ कि मेरा एशियन इंडोर में मैं मेडल लाऊं। और अभी आपका सिलेक्शन है एशियन में? हाँ, एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स में मेरा सिलेक्शन है, जो नवंबर में होगा अभी इस ईयर। हाँ, इसी ईयर चौनबुरी थाईलैंड में होगा ये एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स। तो कोशिश पूरी रहेगी कि इस बार भी मेडल लेके आऊँ मैं। यू कैन डू, बिकॉज लाइक कंपटीशन सारा घूम फिर के वही आना है। इंडिया से आप जा रहे हो, अदर स्टेट से आपकी वेट कैटेगरी में वही आएंगे। वेट कैटेगरी वही है 51 ही आपकी? हाँ, मेंटेन्ड है। ओके, एंड फिर उसके बाद में क्या फोकस है आपका? मेरा अल्टीमेट एम तो ओलंपिक का ही रहेगा, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है कि 28 में अभी 24 में तो ओलंपिक में आ गया है, मेडल स्टैंडिंग पे नहीं लिया है, डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट आया है। होपफुली 28 तक आ जाएगा। 28 तक भी नहीं आता तो मैं 32 का वेट करूँगा। पर जब भी आएगा मेरे को मेरे देश के लिए मेडल लेके आना है, बस मेरा अल्टीमेट एम तो यही है। और बाकी मेरा यही रहेगा कि एथलीट्स की तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आज आप पॉलिटिकल पावर के ऊपर बैठे हो ना, सिर्फ एथलीट का भला नहीं हो रहा है उससे। आज किसी की पोस्ट चेंज होती है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में बोल रहा हूँ किसी की भी, तो एथलीट की कौन बात कर रहा है? करेक्ट है। इवन मैंने कुछ जो सेमिनार्स, कुछ मीटिंग्स जो देखी है, उसमें ओलंपियंस को बुलाया जाता है, वो बैठते हैं वहाँ पे, पर हो क्या रहा है वहाँ पे?
इंटरव्यू दे रहे हैं मिनिस्ट्री वाले, माला है उनकी हो रही है, सब चीज़ उनकी हो रही है, एथलीट कॉर्नर में बैठा है, ताली उसका एक फोटोग्राफ दे दी, उसका एक बुके थमा दिया, तो ताली बजा रहा है वो। हाँ, तो इसमें एथलीट का डेवलपमेंट कहाँ है? आप कर तो रहे हो स्पोर्ट्स के लिए, पर स्पोर्ट्स पर्सन तक ही वो चीज़ नहीं पहुँच रही है। ये मेरे को सबसे बड़ी चीज़ जो खाती है, सिर्फ मेरे स्पोर्ट में नहीं है, हर स्पोर्ट में है। आप पॉलिटिकल पावर रखो लेकिन उसको यूज़ भी तो करो। आज पीटी उषा मैम आई है, स्पोर्ट्स पर्सन ही है ना, तो स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ाएंगी, मेरे को पता है। लेकिन जो नीचे वाले स्तर पे जो लोग हैं, वो मैं नहीं बोलूँगा सब, बहुत लोग अच्छे भी हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुर्सी, पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, एथलीट इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा सिर्फ ये रहेगा, एथलीट को प्रायोरिटी दो, बाकी आप अपनी मैनेजमेंट को जिस हिसाब से मैनेज कर रहे हो करो, पर एथलीट का भला सोचो। मेरा सिर्फ इतना मानना है। गुड। सो ये फोकस आई थिंक स्पोर्ट्स बुक का भी है। हम लोग हमेशा से एथलीट को आगे लेकर आने लग रहे हैं। आपने हमारे पीछे के सारे कंटेंट्स देखे हैं, हमने हमेशा हिडन टैलेंट को अप्रिशिएट किया, जिसको इस टाइम पे इंडिया गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रही, जिसको अभी इस टाइम पे कोई मिनिस्ट्री फेडरेशन भी समटाइम उसको निगलेक्ट करती है, बट हम लोग उठा के ला रहे हैं। हम लोग उनको सामने लेकर आ रहे हैं, उनको विजिबल करवा रहे हैं मार्केट में। हम लोग उनको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप एज ए हिडन टैलेंट स्ट्रगल करते करते, हार्डवर्क करते करते देश के लिए मेडल ला रहे हो। सो एनी हाउ लाइक आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है और बहुत ज़्यादा आपने अचीवमेंट्स जिस लेवल पे आके ली हैं, बट मेरे हिसाब से हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपका ये कंटेंट एक राइट पोजीशन तक पहुँचे, राइट पर्सन तक पहुँचे, सो दैट कि एटलीस्ट कुछ नहीं होते होते आपका रिकवरी तो स्टार्ट हो। रिकवरी इन सेंस ऑफ फाइनेंस, मतलब ठीक है जो अदर चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, बट जब आप कब तक पैसा लगाते रहोगे, कभी तो लिमिट आएगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप एशियन में मेडल ले गए तो स्पोर्ट्स बुक आपके लिए डोल लेके आएगा एयरपोर्ट पे। बिल्कुल। नहीं, स्पोर्ट्स बुक की तरफ से जो चीज़ बेस्ट हो सकेगी उस टाइम पे वो करेंगे, और यू विल बी नॉट अलोन दैट मोमेंट। आप बस गोल्ड के लिए फोकस करो, बाकी देखी जाएगी। मैं तो ये बोलूँगा मेडल के लिए फोकस करो, डजेंट मैटर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू सो मच। और मेरे को विश्वास है आप पे। मैंने तो क्षितिज भैया को पहले बोला भी है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत कम ही लोग होते हैं जो एथलीट्स के बारे में सोचते हैं, और आप यंग जनरेशन अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली कुछ रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा। और रही बात मेरी, अल्टीमेट एम मेरा मेडल पे ही है, देश के लिए मेडल पे। करेक्ट। मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए मेडल नहीं लाता मैं। नहीं, पर्सनल बेनिफिट के लिए ला रहे होते तो शायद कॉम्बैट गेम के बाद में रुक जाते। हाँ, कॉम्बैट गेम से रुकने के बाद मैं शायद इधर उधर हाथ पैर मार रहा होता कि मुझे कहीं से स्कॉलरशिप दे दो, कोई नौकरी मिल जाए। मेरा एम ये नहीं है। मेरा एम ये है कि मेरे मन में वो चीज़ बैठ गई, जो इंडिया की इमेज जो थोड़ी सी भी डिग्रेडेड बाहर मेरे स्पोर्ट में है ना, पर्टिकुलरली जो मेरे हाथ में, मैं उसको सुधार के मानूंगा। बस वो चीज़ है कि जो इंडिया का लेवल वहाँ जो गिर रहा है ना, उसको मेरे को ऊपर लाना है कैसे भी करके। सो ये थे मोहित, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्किप मत करना है एक एक वीडियो को। आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपने देखा होगा उनकी क्या स्ट्रगल रही है, किस तरीके से उन्होंने जहाँ जहाँ पे नॉक करा वहाँ से सरकार की तरफ से यही सुनने को मिला कि आपका गेम उस लेवल पे नहीं है, उस पे नहीं है, उस पे नहीं है। बट किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो गेम, पर्टिकुलर गेम का इंटरनेशनल लेवल क्या है। भाई मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ एज अ लाइक एक्स प्लेयर, मैं पहले कभी खेलता था, फेडरेशन का, गेम का वजूद इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंडिया में अगर उसके मेडल्स आ रहे हैं तो उसे रिकॉग्नाइज करो। रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे पा रहे हैं जस्ट फॉर अ सम रीज़न, तो एटलीस्ट जो आपकी भारत के लिए मेडल लेकर आ रहा है उसको सपोर्ट करो, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर आए। स्कॉलरशिप्स तो कम से कम दे, एटलीस्ट उसके रिकवरी अमाउंट तो दो जो उसने इन्वेस्ट कर दिया जी, वो so कहीं ना कहीं उसका मोरल डाउन ना हो। हाँ, वो इतना ऊपर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। सो मेरी एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है टूवर्ड्स साई कि प्लीज़ मोहित की तरफ में थोड़ा सा देखें, और उनकी स्पोर्ट्स की तरफ में देखें, और उसको रिकॉग्नाइजेशन की तरफ में देखें। मैं बोलता हूँ कि रिकॉग्नाइजेशन जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंटरनल इशू नहीं हो पा रहा है, बट एटलीस्ट उनका कुछ फाइनेंस देखें, सो दैट ही हैव अ गट्स, ही हैव अ फीलिंग्स एंड ही नीड सपोर्ट फ्रॉम योर एंड। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सा पार्ट, कौन सा टॉपिक, किस चीज़ में आपको ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। एंड अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ 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 अपने स्पोर्ट्स एथलीट एक दोस्त के साथ में भी इसको शेयर करें, सो दैट कि ये नॉलेज आपके सारे स्पोर्ट्स पर्सन तक पहुँचे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोबारा एक नए हिडन टैलेंट के साथ। थैंक यू।